जो था एक जिसको हम ये कह सकते हैं बिल्कुल एक कॉमरेडरी। कुंदन की मैडनेस का एक और एग्जांपल है, इससे बढ़िया इससे बेहतर एग्जांपल हो नहीं सकता कि जाने भी दीवारों एक तो ऐसे उसमें बनी, फिर सारे उसके अंदर ड्रीमर्स थे, सारे हंगरी लोग थे, सारे हंगरी लोग ऐसे थे कि जो अच्छा काम करना चाहते थे और जिनमें टैलेंट जो है कूट कूट के भरा पड़ा था। और कुंदन ने ऐसे लोगों को सेलेक्ट किया था, चाहे वो राइटर्स हो चाहे वो एक्टर्स हो। जब वो फिल्म बन गई तो जब बन के तैयार हो गई हमने देख ली तो हमने सोचा यार तो हमारे लिए तो बड़ा स्टार्टअप होने वाला है। तो उसका प्रीमियर था मराठा मंदिर में। तो ये बड़ी अच्छी बात थी कि मराठा मंदिर जहाँ पे बड़ी बड़ी फिल्मों के प्रीमियर हुए हैं, वहाँ जाने भी दो यारों का प्रीमियर था। लेकिन वहाँ पे सबसे बड़ी जो कुंदन की जबरदस्त जाने भी और टाइप कॉमिक जो उसका एक्ट था वो ये था कि हम तो तैयार होके पहुंचे फीलिंग लाइक ए स्टार, लेकिन जब जैसे अंदर घुसने लगे तो कुंदन ने रोक लिया और उसके हाथ में टिकटें थी और उसने कहा टिकट खरीद के अंदर जाओ यार। तो हमको वी हैव टू पे फॉर आवर ओन टिकट टू गेट इनटू द प्रीमियर इन वी वर स्टार ऑफ द पिक्चर, यू नो। सो दिस वाज समथिंग व्हिच कुड मतलब जाने में और के साथ ही हो सकता था और कुंदन ही कर सकता था। वो कुंदन ही कर सकता था, उसके अंदर कोई वो ज्यादा वो नहीं थी। हम पहली बार जब लिफ्ट का सीन कर रहे थे और फर्स्ट डे शूटिंग थी और सारे एक्टर्स, आप किसी ने पिक्चर देखी हो, पूरे हम 45वें माले पे लटके हुए थे असल में हम लोग। और पहले दिन हम यंग थे, हमको पता नहीं, हमको तो काम मिल रहा है लटक के करो। और आज के जमाने में हम में से कोई ना चढ़े, कोई नहीं चढ़े। तो कैमरा उसके अंदर कैमरामैन कुंदन, नीना, मैं, पंकज कपूर, सतीश शाह। तो हमने कहा पहले दिन ही क्यों तूने डिसाइड किया यार कुंदन ये सीन करने का? कहता है यार तुम लोग चले जाओगे तो मैं किसी और को तो ले सकूंगा ना सर में। विनोद प्रधान कैमरामैन था, उसने अपने भाई को उतार दिया, बोले दोनों नहीं मरने चाहिए। और वो बजट नहीं था, लेकिन वो केक क्यों फेंका आपने? थोड़ा खाओ थोड़ा फेंको। हाँ वो तो स्क्रिप्ट में था। स्क्रिप्ट में था। रंजीत साहब, हम जिनके बहुत करीबी होते हैं उनके साथ अपने सपने बांटते हैं जी। आप उनके साथ बहुत समय तक रहे, कुछ ऐसा सपना जो उन्होंने बांटा हो और आप चाहें आप पूरा करें, नहीं पूरा हुआ हो? नहीं, बहुत ही ऐसी स्क्रिप्ट्स हैं जो हमने मिलके लिखी हैं। 5-6 तो हैं, मुझे याद एकदम आ रही है नाम। एक टाइकून है, एक डरपोक है, और भी है 2-3 याद नहीं आ रहा मुझे। लेकिन उसमें दिक्कत यही हो गई कि कहीं ना कहीं जो प्रोड्यूसर या कभी एक्टर जो स्टार है उसके कुछ रिजर्वेशन होते थे, तो इसलिए वो फिल्में जो है इसको काटो, ये छोटा, ये कर नहीं पाएगा कोई एक्टर जो तुम कर रहे हो। तो मैंने कहा एक्ट नहीं कर पाएगा, मैं तो कर रहा हूँ ना, ये तो मेरे को दे देना यार। ए तू एक्टिंग कर, तू राइटिंग कर। अभी एक्टिंग का मत सोच। फिर मैंने रंजीत साहब को धीरे धीरे फीड किया, बोलो रंजीत साहब ने उसको फीड किया कि ये रोल सतीश को ही दे दो, एंड दैट इज व्हाई आई गॉट मतलब द रोल आल्सो द पिक्चर। ऐसा तू कर लिया, पर तू राइटिंग पे ध्यान देते रहना है, राइटिंग में सोचो, एक्टिंग बाद में करना है। वो तो एक रोल था जो विनोद नागपाल साहब कर रहे थे, उन्होंने भी जाने मेरा रिजेक्ट कर दी। नहीं, रिजेक्ट नहीं की, मतलब पूरी साल जो थे ओम पुरी, ये लोग क्लासमेट्स थे। मुझे अभी भी याद है, मैं और कुंदन भागते हुए बैंड्रा स्टेशन पे टिकट की लाइन में ओम पुरी खड़े थे और शाम में निकल के ऑफिस जा रहे थे। तो रास्ते में ट्रेन में कुंदन ने उनको आइडिया सुनाया कि यार ये कर दो। तो क्लासमेट्स थे तो उन्होंने कहा चलो कर देते, जबकि ओम ने को अर्ध सत्य मिल गई थी उसमें। सो इट वाज एक्चुअली बाय आजकल के लॉजिक से इट वाज रॉन्ग फॉर हिम टू डू दैट पार्ट इन जाने ज़रूर, बट वो दैट वाज अगेन द स्पिरिट ऑफ द टाइम एंड द स्पिरिट ऑफ अ स्पेशल पर्सन कॉल्ड ओम पुरी, कि वो एक हीरो का रोल कर रहा है कॉप का वहाँ पे, और यहाँ पे वो एक दोस्ती में और एक जज्बे में। लेकिन बहुत अच्छा रोल, बहुत कमाल का रोल था और बहुत कमाल किया। और शायद ओमपुरी एट द एंड ऑफ जो 3-4 रोल्स के लिए जाना जाता है उनमें से वो है। बट यू नो, बट सो दीज वर ऑल स्पेशल पीपल। ओम वाज अ स्पेशल पर्सन। ओमपुरी की बात चली तो आहूजा को एक सीन उसमें हम लोगों ने लिखा जहाँ वो उसको लाश है जो उसकी सतीश शाह की, वो उसमें है, कॉफिन में है। तो बहुत डिटेल में हमने लिखा वो सीन। और क्योंकि वो नशे में मतलब लाइसेंस एक मिल जाता है ना कुछ भी करने का, तो इसलिए शुरू से उसका कैरेक्टर पे ये रखा कि वो अपना वो निकालते हैं, पीते रहते हैं, पूरे टाइम पीता रहता है। तो इसीलिए वो नशे में जो है ना वो गाड़ी को जो है तो अपना उसको कॉफिन को गाड़ी समझ बैठते हैं। उसमें और भी हमारे लिए हमने एक चैलेंजिंग चीज़ की थी कि वहाँ से वो टो करके गाड़ी को ले जाते हैं। नेक्स्ट सीन है वो ओमपुरी शतरंज खेलता है उसके साथ, लाश के साथ,
और लाश जीतती है। तो बहुत ही क्रेजी, मतलब वो एक्सट्रीम उधर चेंजेस भी हैं। वो कुंदन और रेनू और ये सब लोग साथ में हैं, और सतीश शाह क्लासमेट है उनका। तो अब ओमपुरी जो सीन कर रहा है सतीश शाह के साथ, जो डेड बॉडी है, तो आप सिनेमा टर्म्स में कट करते एकदम है रिएक्शन शॉट में, जब कोई दूसरी तरफ रिएक्शन होता है, लेकिन डेड बॉडी का क्या रिएक्शन है? तो सतीश शाह क्योंकि सब साथ में रिदम में है, तो एक्सप्रेशन बदल रहा है। तो आप देखिए पूरी फिल्म में वो महाभारत सीन तक उसके हिसाब से वो एक्सप्रेशन बदलता है उसका। कभी हाथ नीचे है, कभी हाथ ऊपर आ जाता है, उसमें वो गदा जो है उसमें वो फिर देते हैं, तो बहुत कंटिन्यूटी जर्क्स है। वो जर्क्स तो मतलब इट इज अ मास्टरपीस ऑफ एडिटिंग। दैट फिल्म इज अ मास्टरपीस ऑफ एडिटिंग। मतलब बगैर पता किए एवरी रूल ऑफ एडिटिंग इज वायलेटेड और पता ही नहीं चलता। वो मतलब मास्टरपीस। उसमें कुंदन भी है, रेनू सलूजा एडिटर है, लेकिन कुंदन भी बैठा हुआ है एडिटर। तो इट इज अमेजिंग बिकॉज दे आर कटिंग फॉर कॉमेडी। अभी आप फिर से देखिए उसको कभी एडिटिंग के लिए जाने में दे। तो मुझे तो एडिटिंग सिखाई कुंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। सर एक मैं सवाल करना चाहता हूँ। हाँ, मैं सुनील मिश्र हूँ, भोपाल से सिनेमा पर लिखता हूँ कुछ 15-20 सालों से। एक तो ये कि मैं लंबे समय से आप उनसे एसोसिएट रहे और लगातार उनकी कई फिल्में लिखी, उनमें काम भी किया। जैसा जाने भी दो यारों में एक चमत्कार था कि इतने सारे बड़े लोग, सारे सिनेमा के और थिएटर के बड़े लोग एक साथ एकजुट होकर इकट्ठा हुए। आज क्या वो संभव है कभी इस तरह की चीज? दूसरा, उनके सिनेमा में मुझे एक बात ये देखने को मिलती थी, तब वो कौन बड़ा था? कोई बड़ा नहीं था। सब बराबर बड़े हुए। और दूसरा ये कि उनके सिनेमा में पटकथा एक तो बहुत आम और मुसीबत ज़्यादा लोगों की परवाह करने वाली उनकी फिल्म होती थी, और लोगों को इसीलिए अच्छी भी लगती थी, चाहे वो नुक्कड़ देखें चाहे सिनेमा पे जाएं। अंत में प्राय उनकी फिल्मों में गाना सारे लोग मिलकर गाते हैं, कभी हाँ कभी ना में भी है वो बात, क्या कहना में भी है। ये क्या जज्बा था? इसको लॉजिक से तो मुझे जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि मैं भी लिखता भी अगर हूँ तो मैं दिल से ज़्यादा लिखता हूँ। ऐसी चीज़ लिखता हूँ कि भाई पहले यहाँ से है, यहाँ भी पहुँचे, लेकिन यहाँ से आके यहाँ ना आए, यहाँ से वहाँ पहुँचे। बहुत सारे तो विभिन्न किस्म के कैरेक्टर, अंडरडॉग का जो बात की, कुंदन का बहुत वो एक मतलब कनेक्ट था। वो ये बेसिक थीम वो कहता हूँ, हमेशा एक ही फिल्म बनाता है पूरा। और हमारी सारी कहानियां जो है अंडरडॉग्स की है, क्योंकि हम खुद अंडरडॉग्स, हम खुद कभी हाँ कभी ना में भी नायक इतना झूठ बोलता है, कुंदन जो है वो हमेशा छोटे आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता था। उसका कोई वो व्यू पॉइंट जो है ना, वो हमेशा किसी बड़े पॉइंट, तो इसीलिए शायद उसकी एक सेंस जो थी, मतलब अगर मैं उसको एक फिलोसोफाइज करना चाहूँ तो मेरे को लगता है कि कुंदन जैसा था, वाह क्यों ये एकत्रित गाना, मतलब क्यों इकट्ठे होकर के सारे लोग इकट्ठे गाना, कहीं उसके अंदर वो फील थी कि अपनी बात कहने के लिए, वो यूनिसन के लिए बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करके एक आवाज बनाना चाहता था। सारी कठिनाइयों में सब मिलके इकट्ठा होते हैं, और उसमें सामूहिक शक्ति जो है इंसान की, एक लूजर। सबसे खूबसूरत बात कुंदन शाह की क्या है कि उसको लूजर की ग्रेस पसंद है। एक हार में ग्रेस है, वो हार रहा है शाहरुख जो है ना, बिल्कुल उसकी क्या ग्रेस है, लेकिन है ना कि आप उसके साथ हो, मतलब उनकी तो जो एक लूजर की ग्रेस जो है, वो हमेशा बोलता था देयर इज अ ग्रेस इन नॉनसेंस। ये मैंने उससे बहुत सीखा है। तो कुंदन को जो समझ थी एक लूजर की, वो जो उसकी भावना थी उसके लिए, जो कंपैशन ही हैड फॉर द अंडरडॉग, दैट वाज हिज यूनिकनेस। इवन मतलब क्या कहना का विषय तो बहुत ही ज्वलन था, उस पर भी अंत में पूरा परिवार एक होता है एक लड़की की। हाँ, वही जो है कलेक्टिव फीलिंग जो है, बिना ये कहे हुए कि हम लेफ्टिस्ट है, हमारा झुकाव लेफ्ट की तरफ है सबका। Can we have the photo opportunity now? Please come. जो कुंदन की फोटो होनी चाहिए। सर मेरा लाइव चल रहा है। सर यहाँ पे सर लोग एंजॉय कर रहे थे, सच बता रहा हूँ। कर रहा हाँ, सब लोग यहाँ पे ये सर मतलब जो शुरू से जुड़े थे वो लास्ट तक थे। सर इधर है मतलब Mishra. Mr. Sudhir Mishra is an internationally renowned film director and one of the pioneers of the alternate. Yes. Okay.
Mr. Sudhir Mishra is an internationally renowned film director and one of the pioneers of alternative independent cinema movement of India. He started as an assistant director and co-writer in Kundan Shah's cult classic comedy Jaane Bhi Do Yaro. He won national awards for his directional debut, Ye Wo Manzil To Nahi, Dharavi, Hazaron Khwaishein Aisi. His most talked about film has already achieved cult classic status. His illustrious career spanning 3 decades has not only been recognized by Government of India but also by the French government in the French equivalent of knighthood. Mr. Satish Kaushik is an Indian film director, producer, actor in Hindi films and theatre. He won the Filmfare Best Comedian Award in 1990 for Ram Lakhan, and in 1997 for Sajan Chale Sasural. He wrote dialogues for Kundan Shah's classic Jaane Bhi Do Yaro. Ms. Neena Gupta is a popular actress in Indian commercial cinema. She has made appearances in several international films such as Gandhi 1982, The Deceivers 1988, Mirza Ghalib 1989, In Custody 1993, Cotton Mary 1999, Khalnayak 1993, Bazaar Sitaram 1993, which won National Film Award for the Best Non-Feature Film. Mr. Ranjit Kapoor is a writer and director known for the legend of Bhagat Singh, Kabhi Haan Kabhi Na and Jaane Bhi Do Yaro. So over to them to say a few words and then we'll have the question and answer session. थोड़ा सा correct करूँ. हाँ जी. It's very strange that we are here to talk about Jaane Bhi Do Yaro when Kundan is not here. So paying homage. Let us. I know. I mean, I'm just saying. So the emphasis should be on Kundan because वो उसी का पागलपन है ना? मैंने ऐसा कहता था कुंदन स्क्रिप्ट में काम किया था तो उसने मुझे क्रेडिट दिया स्क्रीन प्ले का. हाँ, ये कुंदन का है. This is because we were 22-year-olds, you must remember. I was 23 years old. Satish and I were the youngest babies of the group. Right? I'm still a baby. He's still a baby, right? Let me correct. Ranjit Kapoor was the legend. We were all known as Ranjit Kapoor's friends. उस ज़माने में, हाँ, तो Ranjit Kapoor, besides his work in cinema, has done. He was a cult director of theatre in Delhi before we even ventured into this medium, right? So in Bombay, I was known as यार ये रंजीत कपूर को जानता है. ऐसा हम लोग उस वक्त बहुत ज़्यादा ऐसा था. So just to correct the impression, and we'll concentrate on Kundan, who inspired us to do what we did in Jaane Bhi Do Yaro. Because and Jaane Bhi Do Yaro, when it was made, was not a film which was very. The entire actor lot except Satish Kaushik and Satish Shah thought it was all crap. Everybody thought he kya ban raha hai, and suddenly something was made, and there was this madness of Kundan, and then we were all surprised. We were all children, right? This is all I remember. All our first works. We found ourselves through Jaane Bhi Do Yaro. At least personally speaking, for me, not for Ranjit, I found myself as a creative person through working on Jaane Bhi Do Yaro. Over to you. Hi, good evening. Today is a special day because we are paying homage to a real filmmaker, a passionate filmmaker who really used to talk in words, but actually used to do that sleep, eat and drink cinema, you know. We actually know about him right from the Film Institute days, and I remember Kundan when actually I came to Bombay in 1979, and I was doing a bit role in a film called Chakra, which stars Smita Patil and was directed by Robin Raj, you know, and Kundan was the chief assistant director in that film. And I remember him from that time. He had a mind which was different from others. He was very quirky, he was very mad, and he was very passionate. Though he didn't look after himself, the way he used to dress, the way he used to walk, the way he used to kind of converse, but there was cinema in him which was very polished, you know. So I know him from that time. It was
my good luck when I was starting my career. Actually, I was assisting Shekhar Kapoor in Masoom, starring Naseeruddin Shah, Shabana Azmi, and after finishing shooting in Delhi, in Nainital, I came to Delhi. I came to Delhi because I want to tell Delhi people where I used to work that I have come back from a shooting, film shooting. You know, I was proud of that. You know that I've assisted Shekhar Kapoor and I've rubbed shoulder with Shabana Azmi and Naseeruddin Shah. You know, and I did a bit role in that also in that film. I was the third assistant director. So it was my good luck that I came to Bombay, and Ranjit Saab, as he said, was like numero uno, you know, theatre director with his plays back to back, becoming big hits, you know, and reaching to people's heart. Whether it was Begum Ka Takiya, whether it was an adaptation of a German play, Weiser, you know, whatever he did, Sher Afghan, you know, Bichu, you know, whatever he did, the plays were like outstanding in all respects, you know. So we were like his disciples, we were like his younger brother, we were like his friends, we were like his, you know, student, and we kind of shared a fantastic relationship. Ranjit shared everything with us except Gatia. So Kundan, by the time I went to his house, Kundan was sitting there, you know. So I saw another director, I said, fantastic यार, एक पिक्चर की शूटिंग खत्म करके आए हैं, शेखर कपूर के साथ एक डायरेक्टर सामने बैठा हुआ है, कुंदन शाह पिक्चर, पता था पिक्चर बना रहा है. And in their conversation, I was just sipping a tea, and I thank Ranjit Kapoor for making me a writer, because I never, ये रंजीत साहब कहते हैं, मेरे को तो टेलीफोन नंबर लिखना नहीं आता था ठीक तरह से, मेरे को तो चिट्ठी लिखनी नहीं आती थी. तो he suddenly out of the blue, you know, he said, कुंदन तुम मेरे से डायलॉग लिखवाने आए हो यार, पर मैं अकेला नहीं लिखूंगा. कहते क्यों किसके साथ लिखेगा? समझे ना? कहते सतीश है ना, मैं इसके साथ मिलके लिखूंगा, और जितने पैसे तुम दे रहे हो ना, उसका 5,000 रुपये एक्चुअली डायलॉग राइटिंग के मिल रहे थे, तो 6 तो 4 मैं रखूंगा और 2 इसको दूंगा, तो ये मेरे साथ डायलॉग रखे. कहता हाँ पर ये लिख लेगा? नहीं यार, इसका बड़ा, मैंने जी साहब मैंने कभी चिट्ठी नहीं लिखी, मेरे को क्यों मैं कहाँ से लिखूंगा, यू नो. मैं तो खैर एक्टिंग का दिमाग में था, बट दैट इज हाउ इट स्टार्टेड, एंड वी गॉट इनटू जाने भी द्वारो, व्हिच वी डिडंट नो वेयर इट वाज गोइंग, यू नो. द राइटिंग प्रोसेस वाज, you know, something very different, you know, relating to Kundan was different. Sudhir was there, Ranjit Saab, me living in Kundan's house in Sion, you know, and we developed something which nobody knew that, you know, it is going to be this picture that we will be discussing it today. Yeah. You know, that we didn't know. So it's a great. Kundan used to come to my house. जैसे ये accident में Kundan used to come to my house because I used to live behind him in Sion. He used to live in Sion. I used to live in कौन सी कॉलोनी थी वो? Antop Hill. So his wife was threatening him that she will take him to England. और यहाँ पे काम तो है नहीं. तो हम लोग उसे you have to understand that time. हम लोग कमर्शियल सिनेमा करना नहीं चाहते थे, एड फिल्म थी नहीं, टीवी था नहीं, तो हम क्यों गए थे बम्बई? हमको तो आप सोचते हैं कि जब मैं सोचता हूँ कि वो लड़का गया, सुधीर मिश्रा क्यों गया था मुंबई, तो मुझे समझ में खुद ही घबराहट होती है उसके लिए. वो क्या बेवकूफ़ था, क्यों गया था? वो बचपन का जुनून था, पागलपन था, जो भी था, ये लोगों का इंस्पिरेशन था. हम लोग पहुंचे थे, और वो कुंदन जो बैठ के कुछ, मैंने कहा क्या कर रहा है? तो ओरिजिन जो स्क्रिप्ट की है और कहानी की, उसका नाम पहले कुछ और था फिल्म का, ऑल स्क्रूड अप, राइट. उसकी फिल्म का नाम जाने भी यारो. गाने में उसकी कहानी आपको रंजीत और सतीश सुनाएंगे, उसका एक गाना भी था जो नहीं बना, तो वो एक अलग है, उस कैसे उसका नाम जाने भी यारो पड़ा. लेकिन उसमें उसने बोला क्या कर रहे हो? तो मैं तब दिल्ली से आया था, मैं थोड़ा एक्टिंग कर लेता था, थोड़ा थिएटर का ये था, तो पढ़ा लिखा था. तो कुंदन बैठने लगा मेरे साथ और कुछ हम लोग करने लगे काम, ऐसा कुछ हुआ. लेकिन इल्म ये नहीं था बिल्कुल, नोबडी न्यू व्हाट वाज हैपनिंग. सो उसमें माइकल एंजेलो एंटोनियोनी की फिल्म एक ब्लो अप, उसके एक सीन से उसका जेनेसिस है. वो जो फोटोग्राफ जो है वो लेते हैं और फोटोग्राफ ब्लो अप होती है, और ब्लो अप के अंदर एक मर्डर दिखता है. तो हमने उसको एक्नॉलेज किया है. जो पार्क में मिलती है, उसका पार्क का नाम ही एंटोनियोनी पार्क है. इससे पहले कि आप कहेंगे वहां से निकाला, हम बता देते हैं कहां से निकाला. तो दैट वाज आल्सो कुंदन, राइट. ऑल हिज रेफरेंसेस, बिकॉज ही वाज अ लवर ऑफ सिनेमा एंड ही लव्ड, तो उसके रेफरेंसेस, चैपलिन, हर तरह का सिनेमा. और हम लोग सारे दिल्ली थिएटर के हैं, जिसके गुरु ये थे. तो हम लोग जो है मोलियर कुछ लेके आए,
उसके अंदर, क्योंकि हमारी कॉमेडी की अंडरस्टैंडिंग वो थी। रंजीत साहब आगे बताएंगे कैसे हो। Anyway, to finish my this thing, that today we pay homage to Kundan Shah, who was a friend and a great director, and though we miss him, but he will always be with us, and his work is a great example that he created a different kind of a cinema, and comedy Jaane Bhi Dwaro will be remembered as long as Hindi cinema is alive. That we will remember this film as Mother India or Sholay or big films, though a small film will be remembered forever. So we miss you, Kundan. We appreciate your work, and we know that you will always be with us forever. वो इतना पागल था वो, तो उसके बारे में ऐसे बात करने भी अजीब लग रहा है, क्योंकि अगर कुंदन यहाँ होता तो चिल्ला रहा था। अगर वो कह रहा होता क्या बोल रहा है यार बकवास, अगर स्क्रिप्ट चल के लिखते हैं यार, खाली कागज है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार, वो कुछ सीन ठीक करना है, उसको फिर से करना है। He was like that always, one of the most humble people I have ever known. उसको इल्म नहीं था, he didn't know how great he was. He was an inquirer. वो सोचता रहता था, कुरेदता रहता था, कुछ करता रहता था, and that is what he gifted to us, that love for cinema. नीना मैम। नीना जी। नेक्स्ट रंजीत स्पीक ना। आप बोलो। मुझे भी अच्छा लग रहा है, बहुत कुछ सीखने को पता चल रहा है। इन्फॉर्मेशन। रंजीत बोलो फिर मैं तो कुछ। मेरे लिए बड़ा मुश्किल है बोलना। उसकी वजह ये है कि अभी मैं कह रहा था सुधीर से और सतीश जी से कि अभी कुछ दिन पहले एक ट्रिब्यूट और किया RFDC ने ही बम्बई में, उससे पहले ओमपुरी के लिए भी किया। तो मैं अपने आप को तो ऐसा सोचता हूँ कि श्राद्ध के ब्राह्मण बुलाए जाते हैं, तो ऐसा मुझे लगता है। और ऐसा लगता है कि मतलब अब अगली बारी मेरी होगी, मतलब ऐसे ट्रिब्यूट होते रहेंगे, जाने भी यारों के शोज होते रहेंगे जब तक उसकी टीम के लोग जो है अभी जिंदा है, एक एक करके जाते रहेंगे। तो लगता है उसको, क्योंकि मुझसे ज़्यादा बड़ा नहीं था, 4-5 महीने बड़ा था सिर्फ, और ओमपुरी तो मुझसे एक साल 3 महीने छोटे थे। तो मतलब ये इस तरह का एक ये चल रहा है एक क्रम, और समझ में नहीं आता मैं क्या बोलूँ सिवाय इसके कि मैं ये बोलूँ कि ज़ौक़ का शेर था कि कमर बांधे हुए चलने को यहाँ सब यार बैठे हैं, बहुत आगे गए, बाकी जो है तैयार बैठे हैं। तो हम लोग क्यू में हैं, लेकिन कुंदन के साथ जो मेरी वो रही मतलब जो रिश्ता बना, वो संयोग से बहुत कॉमन था। जाने भी दो उसकी पहली डायरेक्टोरियल फिल्म थी और मेरी एज ए राइटर पहली फिल्म थी। तो हम लोग का करियर बहुत ही कॉमन रहा, और हमने साथ साथ और भी बहुत कुछ लिखा है, जो कभी हाँ कभी ना लिखी, उसके लिए क्या कहना लिखी, हम तो मोहब्बत करेगा लिखी, और एक और शायद और होगी, 2-3-4-5 और फिल्में लिखी। तो ये जो कहना है सुधीर का और सतीश का कि हाँ एक ही हैड ए स्ट्रीक ऑफ मैडनेस इन हिम, और हमेशा जो है काम को लेकर वो ही वाज वर्कहॉलिक। मैं तंग आ जाता था उससे, उसके असिस्टेंट तंग आ जाते थे। जब लिखने के लिए हम बैठते थे, खासतौर पर जब मैं कभी ना लिख रहा था कुंदन की, तो मैं उसका दिल्ली बेस्ड था, तो मैं दिल्ली से लिखने के लिए आया। 26 दिन में मैंने लिखी वो स्क्रिप्ट। तो उस वक्त उसका असिस्टेंट जो थे, अब रात को 2-2 बजे तक बैठा रहता था, उसके असिस्टेंट भी बैठे थे, कहाँ जाए। बाद में पता लगता था उनकी लास्ट ट्रेन छूट गई, उनको ऑटो से जाना पड़ा, पैसे नहीं है सब। तो मुझे उनकी दशा समझ में आती थी असिस्टेंट्स की। तो मैं चूंकि कुंदन का बराबर का था, मैं कुछ भी बोल सकता था उससे, उन असिस्टेंट्स की हिम्मत नहीं होती थी। तो फिर मैंने ये करना शुरू कर दिया था कि शाम को 7 बजे तक हम काम करते थे, और उसके बाद मैं बोलता था कि भैया आप पैकअप, अब वोदका निकालो और इनको छुट्टी करो ना, इनको क्यों बैठा रखा है। अच्छा ठीक है। तो कुंदन उनको अपने असिस्टेंट को छोड़ देता था, हम लोग बैठ के गप्पे पे बातें रहते थे। वो कुंदन का घर तो नेक्स्ट था उसके ऑफिस से, शर्ली क्वीन से डियागो बिल्कुल नेक्स्ट है। तो खैर ये इस तरह की छोटी मोटी ऐसी चीज़ है जो कि मैं और किसी से शेयर नहीं कर सकता हूँ, हम लोग आपस में ही शेयर कर सकते हैं। लेकिन आज मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि कुंदन जिस वक्त मुझे पहली मरतबा मेरे पास दिल्ली आए, तो उससे पहले 2-3 राइटर्स से वो कोशिश कर चुके थे अपनी जाने भी दीवार लिखवाने की, लेकिन उन्होंने रिजेक्ट कर दी, बहुत से लोगों ने रिजेक्ट कर दी। और भूल रहा हूँ एक डिस्ट्रीब्यूटर थे, तो उन्होंने ये कहा था मुझे और कुंदन को, ये स्क्रिप्ट लेके अगर आप मेरे पास आते हैं तो मैं स्क्रिप्ट खिड़की से बाहर फेंक देता, ये उन्होंने कहा।
क्योंकि कुछ चीज़ ऐसी है जो पेपर पे नज़र नहीं आ सकती। तो ये उन फिल्मों में से थी जो कि बहुत ही ऑफ बीट थी। ऐसा कुछ की हर बड़ी एक्ट्रेस ने मना की थी। हाँ, सबने मना कर दिया था। मतलब वो फिल्म तो कुंदन के लिए बिल्कुल डू और डाई वाली स्थिति थी। जैसे अभी सुधीर जी ने बताया कि वो वैसे भी एक ब्रिटिश पासपोर्ट पे इंडिया में रहता था और उसको जो वीज़ा मिला हुआ था वो बिल्कुल लिमिटेड था, और अगर ये फिल्म नहीं बनती तो उसकी वाइफ ने उसको वो कर दिया था, अल्टीमेटम दिया था कि चलो वापस लंदन में नौकरी करो या बेकार है। तो वो स्थिति थी जब कोई राइटर उसको नहीं मिल रहा था। तो उसके बैच के जो 3-4 लोग जो थे वो मैं जानता था, मैं नेशनल स्कूल ड्रामा से था, सेम बैच 73-76, और ये लोग भी 73-76 के थे FTI के। तो 2 लोगों का मुझे पता लगा कि उन्होंने मेरा नाम रिकमेंड किया था। एक उसमें रवि बासवानी था और एक विधु विनोद चोपड़ा। ये लोग हम मुझको जानते थे। कुंदन से मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई। उन्होंने कहा ये स्क्रिप्ट जो है तो उससे लिखवाओ, वही लिख सकता है, रंजीत है दिल्ली में। तो बेचारे ने मुझे चिट्ठी लिखी, तो मैंने कहा मैं दिल्ली में हूँ, आ जाओ। फिर वो आया और मैंने एक शर्त रख दी थी, मुझे पसंद आएगी फिल्म तो लिखूंगा, नहीं तो नहीं लिखूंगा। बेचारे ने कुछ नहीं कहा। अब उसके अंदर से स्थिति क्या थी वो तो उसने मुझे बाद में बताई कि मैं उसका आखिरी सहारा था। अगर मैंने इनकार कर दिया होता तो उसको वापस जाना पड़ता, ये फिल्म नहीं बनती। तो सब कुछ मेरे हाँ या ना कहने पर टिका हुआ था। और मैंने ये शर्त रख दी थी कि पहले मुझे सुनाओ, मुझे अच्छी लगेगी तो लिखूंगा। याद है हम रेलवे क्वार्टर्स में रहते थे। उसी दिन जब कुंदन आया और सुनाने के लिए तो सतीश भी आ गए। मेरे को बैठो, मेरी वाइफ ने पराठे बनाए थे, चाय बनाई लाई। अब उसने सुनाना शुरू किया। टहलते हुए मैं सुनता रहा। इंटरवल तक आके मैंने कहा मैं ये लिख रहा हूँ। तो बड़ा उसको हैरत हुई, मुझे देखता रहा। फिर कहने लगा कि आप आगे पूरी सुन लो। हाँ, मैंने कहा नहीं, बस समझ में आगे मुझे, मैं लिख रहा हूँ और तुम बाकी जो सुना दो मुझे, लेकिन तब भी मेरा कमिटमेंट है कि आई विल राइट। ठीक है, उसने दोबारा पूरी सुना दी। मैंने कहा गुड, मेरा वही फैसला, मैं लिख रहा हूँ, लेकिन मैं अकेला नहीं लिखूंगा, मुझे इसमें एक अपना एक साथी चाहिए होगा। तो कौन होगा? तो ये बैठक मैंने सतीश कौशिक। तो हाँ काम मैं बोला, हाँ बोलो, मैं चुप रहो। तो कुंदन ने कहा कि लेकिन NFDC का बजट तो उतना ही है, 6000 रुपये है। मैंने कहा हाँ कोई बात नहीं, हम लोग आपस में शेयर कर लेंगे। मैं 4 ले लूँगा, इसको 2 दे दूंगा, क्योंकि मैं मैरिड था, मेरा बेटा मतलब बच्चे थे और ये उस वक्त कुंवारे थे। तो ठीक है जी। तो लेकिन उसने कहा कि मैंने कभी जिंदगी में चिट्ठी तक नहीं लिखी है, मैं कैसे? मैंने कहा नहीं, क्योंकि साथ में हम काम कर चुके थे मेरे साथ। और मॉलियर से ज़्यादा कोई पागल क्रेजी राइटर नहीं हुआ दुनिया में। जो शेक्सपियर का स्थान ट्रेजेडी में है, वो कॉमेडी में उसका ऑलमोस्ट वो कंटेम्प्रेरी थे। तो मॉलियर में कर चुका था, बस जम के कर चुका था। तो मैंने कहा इसमें वही पागलपन चाहिए मॉलियर वाला। तो बिच्छू हमने किया हुआ, बिच्छू में इसमें रोल किया हुआ था सर, बहुत अच्छा बिच्छू में डायरेक्ट किया था। ओमपुरी ने भी किया था उसी बिच्छू में, सतीश ने उसमें रोल भी किया था। तो वो जो स्क्रिप्ट जो थी, और फिर मैंने खाली एक बात बहुत गौर से कही कि उसकी फिल्म पूरी की पूरी आउट एंड आउट कॉमेडी थी, जैसे एक सिटकॉम होता है। तो मैंने कहा ये मेरा रिजर्वेशन है कि इस फिल्म को थोड़े इमोशंस चाहिए, थोड़ी सीरियसनेस चाहिए। जैसे सीरियस फिल्म में कॉमिक रिलीफ चाहिए, उस तरह से इस कॉमेडी में सीरियस रिलीफ चाहिए। कहले वो कैसे आएगा? तो मैंने कहा हम लाएंगे। हम लोगों ने जब फिर हम लोग चले गए बॉम्बे, मैं और सतीश उसके घर में रहे, और वहाँ हमने कहा सीरियसनेस लाने के लिए फिर इसमें हमने एक चीज़ डाली। हमारे लिए ये 2 कैरेक्टर्स जो थे, मुझे थोड़ी सी एक दिक्कत हो रही है। मुझे पता नहीं आप लोगों में से कितने लोगों ने फिल्म देखी है, जाने भी दिया रहा हूँ, कितने लोगों ने देखी है? अच्छा, हाँ, ताकि मैं कुछ बोल रहा हूँ तो उसका कुछ अर्थ हो। तो उसमें जो ये है, मेरे लिए वो दोनों कैरेक्टर हमारे लिए बहुत नाइव किस्म के, जैसे वो तो मैं आप ही खुद भी हूँ, तो बहुत ही नाइव, जिनको ज़्यादा दुनियादारी की समझ है नहीं, और अपने बचपना है उनके अंदर, एक इनोसेंस है, और वो ये सोचते हैं कि उस पर बड़ा बिलीव करते हैं इस गाने में कि हम होंगे कामयाब एक दिन। तो इसलिए ये जब गाना उसमें डाला तो उसके हिसाब से फिर उनके कैरेक्टर्स भी जो थे वो डिफाइन हो गए। कि इवन जो क्लाइमेक्स है वो स्क्रिप्ट में ये लिखा था हमने कि वो निकलते हैं, पुलिस जो है तो वहाँ गाड़ी खड़ी होती है, तो वहाँ स्कूल में बच्चे जो हैं यही प्रार्थना गा रहे हैं, हम होंगे कामयाब। एंड ये था, लेकिन उसने एब्स्ट्रैक्ट एक एड इस्तेमाल किया, लेकिन गाना वही रखा।
और जो बहुत एब्स्ट्रैक्ट है सीन जहाँ वो जा रहे हैं स्केप गोट है, अब वो फांसी सजेस्टिव है और वो लोग ये एंड होता है, लास्ट फ्रेम यही है। बहरहाल तो उसमें जब इमोशंस आए, तो उसमें सीरियसनेस आई, तो फिल्म को एक अलग ही एक डेप्थ मिल गई, एक अलग एक उसका कहना चाहिए कि पहलू सामने निकल के आया। तो ये गंभीर जो है चीज़ फिल्म की, वो उसकी बहुत बड़ी जान है, उसकी बहुत बड़ी ऐसे जहाँ थोड़े थोड़े दो चार जगह इमोशंस आते हैं बहुत। और एक जो नपुंसक गुस्सा है इन कैरेक्टर का, एक सीन है जहाँ वो पुलिस वाला उनसे वो छीन लेता है, ट्रेन पकड़े बैठे हैं और उनके पास जेब में टिकट के पैसे नहीं है, तो वो कहता है, रवि कहता है चलो अपन विदाउट टिकट चलते, वो कहते नहीं विदाउट टिकट नहीं जाएंगे। वो बहुत ही ऑनेस्ट किस्म का आदमी है नसीर का कैरेक्टर करते, ऐसे नहीं जाएंगे। और किसी बात पे गुस्सा आता है, मैं भूल रहा हूँ क्योंकि मैंने पता नहीं कब लास्ट देखी थी, तो उसमें वो इतना गुस्सा आता है कि उसके पास से पुलिस वाले निकलता है, इंस्पेक्टर जा रहा है, तो वो अपना बैग उठा के उसके पीछे जा रहा है, बिल्कुल उसको मार देना चाहता है। अपना जो एंगर है उसका उतना बिल्डअप हो चुका है, एकदम वो रुकता है वो इंस्पेक्टर और मुड़ के ऐसे देखता है, वो फौरन उसकी जैसे कुत्ता डर जाता है, दुम जो है दब जाती है, कुछ नहीं, और बेचारा खिसियाता हुआ चला जाता है। तो ये जो है अथॉरिटी, जो पुलिस की जो खाकी जो है वर्दी जो है, पूरी जो अथॉरिटी है वो बहुत ही इंटिमिडेटिंग है उसके लिए, उस कैरेक्टर के लिए, कितना भी उसके अंदर एंगर हो। बहरहाल इतने पे गाड़ी आती है, चलते वो कहते चले, कहते विदाउट टिकट, कहते हम चढ़ जाते। तो वो जो गुस्सा था, वो मेरा भी गुस्सा था, सतीश का भी गुस्सा था, कुंदन शाह का भी गुस्सा था, एक सिस्टम के खिलाफ एक। और मैं समझता हूँ कि हमको लगता था कि उस वक्त पराकाष्ठा भी थी करप्शन या इस तरह की जो राजनीतिक या जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो वो है इस वक्त, मतलब उस वक्त बहुत ज़्यादा वो था, क्रूर था। मुझे लगता है कि अब और ज़्यादा क्रूर हो गया है। और उस फिल्म की जो सामयिकता है इसकी जानुद यारू की, वो इस वक्त और ज़्यादा जो है अंडरलाइन होती है। इस वक्त उससे ज़्यादा मुझे खतरा महसूस हो रहा है जितना उस ज़माने में नहीं हुआ था। अभी तो कम से कम उस वक्त हमको ऐसा लगता था कि नहीं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, लेकिन मुझे अब नज़र नहीं आ रही है। और बहुत सारे मेरे पास ऐसी घटनाएं हैं जो मैं देख रहा हूँ कि इस वक्त जानिब यारों का वो जो ज़माना था उससे ज़्यादा खतरनाक ज़माना अभी है। अभी तो शायद हम बना भी नहीं पाए वो फिल्म, उस वक्त शुक्र बन गई। और जो जिस आदमी के खिलाफ थी वो बहुत ही पावरफुल आदमी था, उसका चीफ मिनिस्टर था बॉम्बे का और महाराष्ट्र का, और उसका बहुत ही फेमस एक लाइन तक पत्रकारों के लिए कि सारे पत्रकारों को बंगाल की खाड़ी में फेंक देना चाहिए। तो वो अपने रखा है उसके अंदर, जो तरने जा ऊपर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जहाँ होती है और वो प्रेस वाले आते हैं इससे बात करने के लिए, तो ये डायलॉग हमने रखा है। तो इट वॉज ऑन रिकॉर्ड। चीफ मिनिस्टर अनुतुल्य होते थे कि उनका फेमस ये था। बहरहाल ऐसे हज़ारों इस तरह के एनेक्डोट्स हैं, हज़ारों ऐसी चीज़ें हैं। और इस वक्त मुझ जैसे एक लेखक को, जो अपने आप को लेखक मानता भी नहीं है, मैं एक्सीडेंटल राइटर हूँ। मैं तो लिखता था कभी कहानी वानी, लेकिन 65 से लेकर 72 तक मैंने कहानियाँ लिखी है। उस वक्त अच्छी जो प्रतिष्ठित पत्रिकाएँ थी उन पर छपी भी है। लेकिन जब मैं नेशनल स्कूल ड्रामा में 73 में आ गया, उसके बाद मैं मौलिक लेखक नहीं रहा। अभी भी मैंने बहुत सारी फिल्में लिखी हैं, अगर आप गूगल करें मुझे नाम भी याद नहीं है। बहरहाल तो इन सब इतने सारे उसके बाद आज मुझे ऐसा महसूस होता है कि कुंदन अगर होता तो मैं उसको मजबूर करता कि एक हम और ख़तरनाक फिल्म लिखें। जानिब यारो भी उस ज़माने में ख़तरनाक थी, अब भी ख़तरनाक है, लेकिन ये अच्छी बात है कि हमारे जो राजनीतिक नेता लोग हैं सब कुछ है, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है उनके पास। तो वो उनको इतनी समझ ही नहीं है कि उनको गाली दी जा रही है और वो ताली खुद बजाते हैं, वाह वाह अच्छा किया। तो हम अपनी बात कहने के लिए, जैसे हरिशंकर परसाई बहुत बड़े लेखक थे और सही पहले जो व्यंग्यकार अगर हिंदुस्तान में हुए हिंदी में वो थे, तो उनको सज़ा भुगतनी पड़ी। उनको हाथ पैर तोड़ दिए थे जो फेनेटिक और जो उस तरह की वो थी, क्योंकि वो कभी भी ही नेवर पुल्ड हिज पंचेस, तो उनको टांग तोड़ दी गई सब कुछ, लेकिन वो कभी भी नहीं हारे। और अभी स्थिति वही है कि अगर कुंदन होता और हम तय करते हैं कि हमको एक और जानिब यारो लिखनी है, तो हम लोग की टांगे वागे तोड़ दी। कुंदन ने लिखी थी जानिब यारो पार्ट 2।
मैंने भी लिखी है। मेरे पास मैंने भी लिखी है। मेरे पास आए थे, बोले कि आप राइट्स जो है हैंड ओवर कर दो हमको। नीरज वोरा आया था मेरे पास, सिग्नेचर लेके गया था। अरे अभी बात हो रही थी फिर उसके साथ, अभी पिछले 10 दिन पहले मेरे वो पीछे पड़ा हुआ है कई सालों से, 15 साल से, 20 साल से। कुंदन ने लिखी थी, फिर रवि का अनफॉर्चुनेटली इंतकाल हो गया, तो उसके बाद थोड़ा मामला रह गया। फिर वो इरफान के साथ भी बनाना चाहता था जाने बजारो पार्ट 2। अभी जो ताज़ा समाचार है, बिल्कुल अब भी हमने 10 मिनट पहले फिरोज से बात की है, वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है, फिरोज नडियाड वाला प्रोड्यूसर है, और सिर्फ जाने की वजह से वो मेरा कुंदन का फैन है। अब नहीं बनानी चाहिए। अब वो कुंदन की फिल्म रही, कुंदन के साथ चली गई। नहीं, अब वो कुंदन के साथ रहेगी। वो जाने भी दे रहो कुंदन, जाने भी दो यारो कुंदन को और फिल्म को, क्योंकि वो अब हर फिल्म का एक मेन इंस्पायरर होता है, वो उसकी लेगेसी है, वो उसकी लेगेसी है। एक्चुअली मेरे पास कुछ ज़्यादा कहने को नहीं है। जो इन लोगों ने कहा वो भी मुझे अभी पता चला। मैं 81 में आई थी बॉम्बे, और 82 में ये फिल्म शूट हुई। तो मैं बहुत खुश थी, और अपने साथ सब थिएटर के लोग थे, तो बहुत आराम था। अदरवाइज नर्वसनेस होती थी। लो बजट की फिल्म थी, अपने आप ऑटो करके उसका फेयर दे के जाना पड़ता था, तब बहुत प्रॉब्लम थी। और लाइक कुंदन की मैडनेस, मुझे कुछ थोड़ी चीज़ें याद रहती हैं, अभी इतनी ज़्यादा चीज़ें याद नहीं। कि मुझे याद है एक बार लंच ब्रेक हुआ था, आर्य मिल कॉलोनी में की थी ना शूटिंग, तो लंच ब्रेक हुआ तो हम लोग सही वहीं गार्डन में खाना खा रहे थे। अभी खाना दे ही रहे थे सबको, तो कुंदन एक कोने में खड़ा हो के ऐसे जल्दी खाना खा रहा था। अचानक बोला चलो ब्रेक ओवर। अभी लोगों को खाना मिल रहा था। He was so much into it. He didn't look around कि लोग खाना खा रहे हैं। उसका चलो I remember चलो so छोटी चीजें चल so I was saying अरे ऐसी बहुत सारी छोटी चीजें हैं जो अब बहुत प्यारी मेमोरी बन गई है। एक्चुअली कुंदन को के बारे में सोचो तो एक स्वीट सी स्माइल आती है। such a nice guy, you know, that kind of a feeling, and that's मैं हमेशा कहती हूँ जैसा डायरेक्टर होता है उसकी पिक्चर वैसी ही होती है, you know. So I think if you people want to ask anything now, you can ask. मीना जी, दो बातें। एक तो मुझे जानना है कि अगर आप कंफर्टेबल उस समय आपको कितने पैसे मिले थे, और मार्केट में लीडिंग एक्ट्रेस को कितने पैसे मिलते थे? उस वक्त मैं लीडिंग की बात थोड़ा ना सोचती थी। नहीं, मतलब आपको कितने मिले थे? मैं कोई कंपेयर कर ही नहीं सकती थी, मुझे ना के बराबर। आप समझ ही नहीं सकते क्यों की थी लोग। अगर पैसे पे तोलोगे ना तो आप समझ ही नहीं सकते। ऑटो रिक्शा का फेयर हमें खुद देना पड़ता, जिसकी मेरे को प्रॉब्लम थी। हम लोग जैसे आप देखिए, हमको समझने की कोशिश मत करो, क्योंकि आप समझोगे ही नहीं। आप वो पैसे में तोलने लगे। ना सर, मैं संजय मिश्रा हूँ, भारत टाइम्स ऑनलाइन। मालूम है, मुझे सिर्फ ये जानना था। नहीं मिले, समझो नहीं मिले। मतलब हमने इसलिए की थी, एक तो अपना माहौल था, थिएटर जैसा माहौल था। हमने रिहर्सल की थी, इस पिक्चर की रिहर्सल की थी। और मुझे याद है मेरा और रवि वसवानी का लंबा ट्रैक था, लेकिन कुंदन ने कहा वो मेरा ट्रैक कट गया। मैंने कहा क्या हो गया? उसने कहा पिक्चर बहुत लंबी हो रही थी, यही एक ट्रैक था जो हम काट सकते थे। सो इट वाज लाइक थिएटर, हम लोग रिहर्सल करते थे। तो इसमें पैसे का वही ऐसे काम कर रहे, यही बहुत बड़ी बात थी हमारे लिए। मतलब हम जाने बिजारों ने हमको इतना कुछ दिया है, मुझे तो मेरा पूरा करियर दिया है, तो अब आप उसको पैसे में क्या तोलोगे? मुझे 6,000 का डायलॉग राइटर को मिले। अगर 6 डायलॉग को मिले तो हमें तो और किसी, मुझे जहाँ तक मेरी जानकारी है, no, we were not paid anything, I think. किसी एक्टर ने या किसी भी और व्यक्ति ने कुंदन से पैसे की मांग नहीं की थी, सिवाय मेरे। इसलिए कि मैं 76 में पास आउट किया था। हाँ, मैं फ्रीलांसर था, और मेरे पास जो भी मैं काम करता था मेरा पैसे को कैसे करता, मुझे अपना घर चलाना है। आपको सवाल और कोई? तो ये था। Any other questions from anybody? Ranjit, you mentioned that in the current climate it would be very difficult to make a film like Jaane Bhi Do Yaaro. So I just want to understand, there is this culture of fear that's taken over. I don't have any fear. I'm a filmmaker, so you can turn it to me. I'm the filmmaker. No, Satish is the filmmaker. I am not making films with any. Are you making films? इसने अभी $1 billion स्टोरी प्रोड्यूस की है।
I'll just finish my question. So I just want to understand, in times like these, where do you think lies the responsibility of cultural institutions like cinema, art, literature, to register dissent? Well, it doesn't work by theory. It works by talent and passion and your commitment to the medium. अगर आप अपने काम से, अगर रंजीत कपूर अपने काम से उसको लगाव है और वो पैशनेट है अपने काम के बारे में, तो वो लॉजिक तो अपने काम की फॉलो करेगा ना. जिस लॉजिक में वो कहानी जा रही होगी या काम जा रहा होगा, उससे हटेगा तो भाग जाएगा, उसको वो होगा ही नहीं. देखिए, मैं जो ये बात कह रहा हूँ, ये मैं अपना पर्सनल फेयर नहीं बता रहा हूँ. अगर मुझे अपनी बात कहनी होगी, मैं थिएटर में कहूँगा. अगर सिनेमा नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि थिएटर, मैं बेसिकली थिएटर का आदमी हूँ और मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूँ और बहुत कहने वाला हूँ. इत्तेफाक से अभी मुझे समय नहीं मिल रहा और मैं बहुत खतरनाक प्ले करने वाला हूँ और चाहे उसका मुझे कुछ खामियाजा भुगतना पड़े, उसके लिए मैं तैयार. आई डोंट हैव नथिंग, आई हैव नथिंग टू लूज. लेकिन अगर अपनी बात मुझे कहनी है तो बल्कि मैंने कही. और अभी मैंने लास्ट फिल्म बनाई, वो जिस दिन रिलीज हुई उसके दूसरे दिन अर्थक्वेक आ गए, तो कहीं भी फिल्म देखने कोई नहीं घुसा. वो फिल्म बनाई मैंने, जय हो डेमोक्रेसी. उसमें सतीश भी उसने रोल किया है उन्होंने. और वो फिल्म बहुत ही जिसे कहते हैं थॉट प्रोवोकिंग है और इंडो पाक रिलेशन को बहुत ही नए पर्सपेक्टिव से देखती है, तो बहुत ही पॉजिटिव. और इट्स कॉमेडी, बट ब्लैक कॉमेडी. लेकिन मुझे हैरत हो गई कि वर्तमान सरकार दूरदर्शन पे 6 बार दिखाई जा चुकी है. 2 बार डीडी पे, एक बार डीडी उर्दू पे, एक बार डीडी किसान पे और एक आध जगह और. तो वही कैसे दिखा दी. वही है, मुझे लगता है शायद वही बच गई वो, क्योंकि उनमें सेंस ऑफ ह्यूमर उतना नहीं है. लोगों में जो देखते हैं, जो कि वो है कस्टोडियन ऑफ आवर वैल्यूज और आवर व्हाटएवर. तो वो फिल्म जाने भी तो अपना जय हो डेमोक्रेसी भी उसी लाइन की फिल्म है. क्योंकि एक बार देखिए, कोई व्यक्ति, कोई भी रचनात्मक व्यक्ति, कोई भी जो क्रिएटिव आदमी है, वो कभी किसी ने बर्तलुची ने किसी ने कही थी बात, पूरी जिंदगी एक डायरेक्टर एक ही फिल्म बनाता है. लिटरली नहीं, मतलब एक फिल्म से मतलब यह है कि उसकी जो आइडियोलॉजी है, वो फिल्म दूसरी बनाएगा, तीसरी बनाएगा, सब्जेक्ट अलग होंगे, लेकिन जो बेसिक आइडियोलॉजी है वो कहीं जाती नहीं है. उसके अंदर मतलब वो स्थायी होती है, वो परमानेंट होती है. तो मेरे अंदर वो जो एंगर था, जो मैं बता रहा हूँ, जो जाने यारों में कुंदन में था, इनमें था, वो अभी भी अब ज्यादा है. तो अगर उसमें, अगर हम जो भी काम करेंगे उसमें हमारा रिफ्लेक्शन होता है, तो मैं डरूंगा नहीं. अब मैं बहुत जल्दी बनाने वाला हूँ कुछ नया. कुछ नहीं होगा तो स्टेज थिएटर जो है वो मेरे पास एक बहुत बड़ा आउटलेट है. Sandesh, how do you feel the difference between? He's been wanting to ask a question. Like as we know कि बहुत ही छोटे बजट पे फिल्म बनी थी, और लेकिन आज का अगर हम देखें so टेक्नोलॉजी इज वेरी ग्रेट. आपके पास फंड्स बहुत ज़्यादा हैं, योर एग्जीबिशन प्रमोशन वर्ल्ड वाइड आप फिल्म रिलीज करते हैं. Where we are lacking now? Why we are not able to create that magic? What happened? देखिए कम से कम उस वक्त NFDC था, सरकारी था, चलिए कोई बात नहीं. उस वक्त और भी छोटे छोटे इंडिविजुअल प्रोड्यूसर होते थे जो छोटी छोटी फिल्में बनाया करते थे, लेकिन कॉर्पोरेट ने सबको फिनिश कर दिया. और जो स्टारडम इन्होंने क्रिएट कर दिया कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, कि आज हर हीरो 20 करोड़ से तो कम लेता नहीं है, या खुद प्रोड्यूस करने लगा है सब. और गिने चुने 4-5 स्टार्स के अंदर सारी जो इंडस्ट्री है. हम लोग नॉस्टैल्जिया में क्यों रह रहे हैं? आज के बच्चे अच्छा काम कर रहे हैं. आज न्यूटन बहुत अच्छी फिल्म है, और अनुराग कश्यप क्या फिल्म मेकर नहीं है कि हम ही लोग जब बनाई थी तो हम ही थे. अरे भाई, आज बड़े बात ये हो रही है कि भारद्वाज बहुत अच्छा फिल्म मेकर है, और आज भी पैशन में लोग उसी तरह से काम कर रहे हैं जैसे कि हम जानवरों में करते थे. अगर छोटी सी आज न्यूटन बनती है तो उसमें कितने पैसे मिले किसको बताइए ना. आज राजकुमार राव की फिल्म, एक फिल्म ट्रैप बनती है. आजकल के बच्चे बहुत होनहार है. हाँ, लेकिन जो बात है कि आउटलेट जो है, जो मिसाल के तौर पर अच्छी छोटी फिल्म बनती है, उनको बड़ी मुश्किल से डिस्ट्रीब्यूटर मिलता है. और हाँ रंजीत, आज तो डिस्ट्रीब्यूटर मिलता है. हमारी तो ये वो मंजिल तो नहीं रिलीज ही नहीं हुई थी. आज तो एग्जीबिशन है. आज पैरेलल सिनेमा जो था वो फेस्टिवल में जाता था, है ना. सब हम पे हंसते थे,
कि ये देखो हमारी फिल्म रीगल में होती है रिलीज, इनकी फिल्म कान में होती है रिलीज। ऐसा जावेद साहब ने बोला था एक जमाने में, इनको मिलो सुधीर मिश्रा को, अभी भी इन्होंने अपने हाथ पैर अभी तो नीर मार लिया। तो तब जैसा था उससे आज माहौल बेटर है, रिलीज कहाँ प्लीज। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है, आई थिंक वी आर हियर टुडे to pay homage to Kundan Shah, and this special evening is for Kundan Shah, is for Jahnavi Daro. We should stick to Jahnavi Daro and Kundan Shah and not we can discuss and it can go on for lengths. हम कोई अपने बारे में बात नहीं करने आए हैं यहाँ पर, और हम एक श्रद्धांजलि देने आए हैं एक दोस्त को, एक फिल्म मेकर को। तो उससे ताल्लुक रखती हुई चीजों को एक्चुअली आप सब पूछे, क्योंकि क्या ना विषय भटक जाएगा और बात दूसरी होगी असल में। एक छोटी सी चीज और, जैसे आपने फिर आप उसने बोला कि कुंदन पे, कुंदन पे बहुत एलेबोरेटली आपने पहले उनके बारे में बयान किया, उनकी जिंदगी के बारे में किस तरह किया, थोड़ा और एलेबोरेटली कुछ चीजें बताएं तो विल बी इनलाइटेंड। कुंदन शाह एज अ पर्सनैलिटी थोड़ा सा और अगर। मैंने एक आर्टिकल लिखा वायर में, मैंने एक आर्टिकल लिखा है कुंदन पे, और थोड़ा सोच समझ के लिखा है वो, और उसमें थोड़ा सा इस तरह से नहीं लिखा जैसे कि, क्योंकि कुंदन इज अ फैसिनेटिंग पर्सन, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एनकम्पास हिम in 2 lines, in 3 lines. He's an inspiration, he had weaknesses, he was amazing, he was trying. When he compromised, he failed. When he made films with freedom, he succeeded. And there are very few people who have inspired. आपको मैं बताऊं, when we start talking about Kundan, when I wrote that article, I don't know how many people responded, and I didn't know he had touched so many people, inspired so many people. So just like somebody said, Satish said, कि मुगल आजम थी, मदर इंडिया थी, शोले थी, और जानी विदियारो भी रहेगी. It is the film that people, fathers have shown to their sons, mothers have shown to their daughters, or mothers to sons, and whatever. It's crossed generations. It is an amazing achievement. अगर कुछ नहीं भी बनाया होता, बट कुंदन ने और भी बहुत काम किया है जो बहुत अच्छा है, जो उसने नुक्कड़ में काम किया है, ये जो जिंदगी में का उसका जो काम है ना, कभी हाँ कभी ना की तो बात ही हुई, बट उसका टीवी में भी काम जो है वो बहुत अच्छा है. कुंदन ने एक सीरीज बनाई थी पुलिस स्टेशन, जो बैन हो गई थी उस जमाने में, उसका पायलट बनाया था, वो बैन भी हो गया था. उसके बाद उसने सर्कस भी था, एक और वागले की दुनिया बहुत अच्छा था. तो उसने टीवी में भी बहुत उम्दा काम किया है. अगर सिर्फ उसका टीवी का काम देखो तो भी उस जमाने के बहुत सारे फिल्म डायरेक्टर से बहुत बेहतर है. आप देखिए, अगर सिर्फ उसका हटा दीजिए सब, सो बहुत ही इंटरेस्टिंग दिमाग है. आप उसने, ये लोग एक तरह के थे, एक मूवमेंट सा था उसमें, और ये लोग आपस में बहुत एक दूसरे के काम में भी एक हिस्सेदार है. तो कुंदन सईद के काम में, सईद कुंदन के काम में, विनोद, ये सारे लोग भी जो 76 का बैच है. एक कॉर्पोरेटरी थी सब में, और सर तुमने विनोद का नाम लिया. विनोद ने इस फिल्म का, जानी विदियारो का प्रोडक्शन संभाला था, और वो बड़ा मजेदार एनेक्डोट है कि वो जो रोल उसने विनोद ने किया है ना, दुशासन का, उसमें चिड्डी पहन कर तलवार जिसके कपड़े छीन लेते हैं, तो वो क्यों किया, किसी और एक्टर को उसने लिया था और प्रोडक्शन संभाल रहा था विनोद उसका. तो उस एक्टर ने 2000 रुपये मांगे, उसने कहा नहीं 2000 रुपये नहीं, हम 500 रुपये देंगे. तो वो क्योंकि बजट ही नहीं, उसका काम था, एक प्रोडक्शन कंट्रोलर का काम था, भाई बजट को टाइट करके रखे. यही वजह थी कि सब जो है, सब एक्टर्स भी अपने पैसे से चाय मंगा के पीते थे आठाने की, क्योंकि बजट ही नहीं था. तो 2000 रुपये मांगे उस एक्टर ने, उसने मना कर दिया कि 500 रुपये दूंगा. और फाइनली जब वो नहीं माना, 1000 भी पढ़ाया, उसने नहीं माना वो, तब उसने कहा अच्छा ठीक है. उससे कहा कुछ कॉस्ट्यूम वाले थे, ला मुझे कॉस्ट्यूम दो, इसकी कॉस्ट्यूम पहन ली. और जब सामने आया पहली बार, कुंदन ने तब देखा उसको, तू क्या कर रहा है इसमें, तू क्या, बोलो मत, मैंने तुम्हारे 2000 रुपये बचाए हैं, अब मुझे रोल करने दो. तो वो रोल उसने किया. तो वो जो है, जो जज्बा